नमस्ते छात्राओं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। हम देखेंगे एनसीईआरटी अभ्यास 11.3 के प्रश्न 5 से लेकर 9 तक और हम अनुभाग 11.4 भी देखेंगे। ये हमारा औसवीकरण है। तो आज की कक्षा का हम प्रारंभ करेंगे एनसीईआरटी अभ्यास 11.3 के प्रश्नों का हल करने से। उसके बाद हम देखेंगे अनुभाग 11.4 एक गोले का आयतन और हम उसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तो जो पहला प्रश्न है आज का वो कह रहा है कि एक शंक्वाकार गड्ढा जिसकी ऊपरी व्यास 3.5 मीटर है और यह 12 मीटर गहरा है, तो इसकी क्षमता किलो लीटर में कितनी होगी। इसकी क्षमता अर्थात इसका आयतन पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो हमें इस शंक्वाकार गड्ढे का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल देख। तो यहाँ पे आप इस शंक्वाकार गड्ढे की आकृति देख सकते हैं जिसका ऊपरी व्यास जो है वो 3.5 मीटर है और इसकी जो गहराई है अर्थात जो ऊंचाई यानी कि h जो है वो बराबर है 12 मीटर के। तो हमें इस शंक्वाकार गड्ढे की क्षमता निकालनी है, मतलब हमें इस शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकालना है, मतलब हम इसे किसी भी चीज से कितना भर सकते हैं वो हमें ज्ञात करना है अर्थात इसका आयतन। तो दी गई जानकारियां क्या है। शंक्वाकार गड्ढे की ऊपरी व्यास दी गई है हमें 3.5 मीटर। गड्ढे की गहराई यानी कि h हमें दी गई है 12 मीटर। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, हम गड्ढे की त्रिज्या ज्ञात करेंगे और गड्ढे की त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होगी। त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास हमें दिया गया है 3.5 मीटर। तो जो त्रिज्या होगी वो 3.5 मीटर की आधी होगी अर्थात 1.75 मीटर। तो हमें जो गड्ढे है उसकी त्रिज्या ज्ञात हो गई 1.75 मीटर। अब हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। अब आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई गुणे r की घात 2 गुणे h। ये हमारा आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो हमने यहाँ पे इस सूत्र में पाई का मान 22/7 व्यवस्थित करा और r का मान 1.75 और h का मान 12 मीटर। तो ये हमें देगा आयतन बराबर 1/3 गुणे 22/7 गुणे 1.75 गुणे 1.75 गुणे 12 घन मीटर, जो कि बराबर है 22 गुणे 1.75/7 गुणे 1.75 गुणे 12/3 घन मीटर के। और यहाँ से जब हम अंश को विभाजित करेंगे तो हमें प्राप्त होता है आयतन बराबर 22 गुणे 0.25 गुणे 1.75 गुणे 4 घन मीटर, जो कि बराबर है 5.5 गुणे 7 घन मीटर के। और यह गुणनफल हमें देता है आयतन बराबर 38.5 घन मीटर। तो हमने गड्ढे का आयतन ज्ञात कर लिया। पर ये यहाँ पे जो हमें गड्ढे का आयतन मिला है वो हमें किस इकाई में मिला है, वो हमें घन मीटर में मिला है। पर प्रश्न में हमसे बोला गया है कि किलो लीटर में उसकी क्षमता ज्ञात करने, घन मीटर में नहीं। तो हम इसकी क्षमता किलो लीटर में ज्ञात करेंगे। अब अंत में आयतन को हमें घन मीटर से किलो लीटर में परिवर्तित करना है और हमें पता है कि 1 घन मीटर जो होता है वो 1 किलो लीटर होता है अर्थात जो क्षमता है 38.5 घन मीटर, उसे हम लिख सकते हैं 38.5 किलो लीटर, क्योंकि 1 घन मीटर में 1 किलो लीटर होता है। इसीलिए 38.5 घन मीटर बराबर होगा 38.5 किलो लीटर के, अर्थात उस शंक्वाकार गड्ढे की क्षमता जो है वो है 38.5 किलो लीटर। तो अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है 9856 घन सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। हमें शंकु की ऊंचाई, उसकी तिर्यक ऊंचाई और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीनों चीजें ही इस प्रश्न में ज्ञात करना है। तो हम एक एक करके तीनों ही चीजें ज्ञात करेंगे। तो हल देखते हैं। दी गई जानकारियां क्या है, शंकु का आयतन यानी कि भी, क्योंकि हम आयतन को भी से दर्शा रहे हैं। तो शंकु का आयतन दिया गया है 9856 घन सेंटीमीटर, उसके आधार का व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर।
अब हम सबसे पहले आधार की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आयतन के सूत्र में आधार की त्रिज्या होती है। तो हम सबसे पहले आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। आधार की त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी। अब व्यास 28 सेंटीमीटर दी गई है, तो आधार की त्रिज्या 28 की आधी यानी कि 14 सेंटीमीटर होगी। अब हमसे पहले प्रश्न में बोला गया है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। अब शंकु की ऊंचाई हम किनकी मदद से ज्ञात करेंगे? हम शंकु का आयतन की मदद से शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। कैसे? आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होगा भी बराबर 1/3 पाई गुणे r की घात 2 गुणे h। और भी का मान तो हमें प्रश्न में दिया गया है, r का मान भी हमने ज्ञात कर लिया, पाई का मान भी हमें पता है। तो सिर्फ इस सूत्र में जो चीज हमें नहीं पता है वो है h। तो हम सारे मान को इस सूत्र में व्यवस्थित करके h का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ से h का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीजें हमें पता है वो सारी चीजें हमने सूत्र में व्यवस्थित कर दी। अब यहाँ आप बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में ही देख सकते हैं कि सिर्फ एक चीज है जो हमें नहीं पता है, वो है h का मान, और वो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो अभी तक हमें प्राप्त हुआ 9856 बराबर 1/3 गुणे 22/7 गुणे 196 गुणे h। और यहाँ से हमें मिलता है ये समीकरण बराबर 9856 जो होगा बराबर 22 गुणे 28/3 गुणे h के। अब यहाँ पे 22 गुणे 28 क्या होगा? 616। इसलिए हमें प्राप्त होता है 9856 बराबर 616/3 गुणे h। और यहाँ से h का मान हम प्राप्त करते हैं जो हमें मिलता है 9856 गुणे 3/3 616। और यहाँ से हमें प्राप्त होता है h का मान 16 गुणे 3 यानी कि 48 के बराबर। तो हमने शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर ली 48 सेंटीमीटर। अब हमसे दूसरे खंड में उसकी तिर्यक ऊंचाई पूछी गई है। अब हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास शंकु के आधार की त्रिज्या है और ऊंचाई है, और त्रिज्या ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में एक संबंध भी होता है। हम उस संबंध का प्रयोग करके शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या हमें कितनी मिली थी? त्रिज्या हमें प्राप्त हुई थी 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें प्राप्त हुई 48 सेंटीमीटर। अब इसका प्रयोग करेंगे और हम निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पता था कि इन तीनों के बीच क्या संबंध होता है। संबंध ये होता है कि तिर्यक ऊंचाई जो होती है वो त्रिज्या के घात 2 का योग h ऊंचाई की घात 2 इनके योग का वर्गमूल जो होता है वो हमें त्रिज्या देता है। और ये चीज हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देख चुके हैं कि L जो होती है वो r की घात 2 जोड़ h की घात 2 का वर्गमूल के बराबर होती है। अब यहाँ पे हमें r और h का मान पता है और उसे हमने डाल दिया। r का मान हमने रख दिया 14 सेंटीमीटर, h का मान हमने रख दिया 48 सेंटीमीटर। अब 14 का घात 2 वो होता है 196 और 48 का घात 2 होता है 2304 और इनका योग हमें देता है 2500। तो हमें मिला L बराबर 2500 का वर्गमूल जो कि है 50 के बराबर। तो हमें तिर्यक ऊंचाई प्राप्त हो गई 50 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई L बराबर 50 सेंटीमीटर। और शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? पाई गुणे r गुणे L। हमारे पास r का मान है, L का मान है, पाई तो हम जानते ही हैं। अब हम उन तीनों मानों को इस सूत्र में व्यवस्थित करके शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पाई बराबर रख दिया है 22/7, r का मान रखा है 14 और L का मान 50 रख दिया है। जो हमें जब हम 14 को 7 से विभाजित करते हैं तो हमें मिलता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 22 गुणे 2 गुणे 50 जो कि बराबर है 44 गुणे 50 के यानी कि 2200 के। तो हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 2200 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2200 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने इस प्रश्न के तीनों ही खंडों का हल कर लिया। तो अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आपको कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज है अर्थात उस त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ऐसी त्रिभुज है आपके पास कि इसमें से कोई ऐसी दो भुजाएं होगी जो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती होगी।
अब कहा जा रहा है कि अगर इस समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाया जाए, इस प्रकार जो आपको ठोस प्राप्त होगा, आपको उस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब जब हम समकोण त्रिभुज को घुमाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जब हम समकोण त्रिभुज को घुमाएंगे तो हमें जो आकृति होगी वो एक शंकु की आकृति प्राप्त होगी। कैसे? हम देखते हैं। तो जब एक समकोण त्रिभुज को उसकी लंबवत भुजाओं में से किसी एक के परित घुमाया जाता है तो बना ठोस एक लंब वृत्त या शंकु होता है। अब जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाएं होती हैं जो लंब होती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जब इन लंब भुजाओं के परित उसे घुमाया जाता है तो बना ठोस जो होता है वो एक लंब वृत्त या शंकु होता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाया जा रहा है। अब ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें जो दो भुजाएं आपस में लंब होगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? 13 सेंटीमीटर, यानी कि वो कर्ण है। तो बाकी की जो दो भुजाएं हैं वही लंब और आधार होंगी, यानी कि उनके बीच का कोण ही 90 डिग्री होगा, यानी कि वही लंबवत भुजाएं हैं। अब जब कहा जा रहा है कि जब एक समकोण त्रिभुज को उसकी लंबवत भुजाओं में से किसी एक के परित घुमाया जाता है तो बना ठोस एक लंब वृत्त या शंकु होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो दो भुजाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं वो कौन कौन सी हैं? 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। मतलब अगर इस समकोण त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर के परित हम घुमाएंगे तो हमें एक लंब वृत्त या शंकु प्राप्त होगा। अब यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि 12 सेंटीमीटर के परित घुमाएंगे, तो हमने क्या किया है? इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया है। जब आप 12 सेंटीमीटर के परित घुमाओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो दूसरी आकृति है वो हमें कौन सी आकृति मिल रही है? शंकु की आकृति मिल रही है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 12 मीटर की हो रही है। जिस भुजा के परित उसे घुमाया जा रहा है उस भुजा के लंबाई के बराबर इसकी ऊंचाई हो रही है, और इसका जो आधार की त्रिज्या है वो बाकी दूसरी लंबवत भुजा की लंबाई के बराबर है। तो वह भुजा जिसके परित आप त्रिभुज को घुमाया जा सकता है वह शंकु की ऊंचाई बन जाती है। यहाँ पे जब हम 12 सेंटीमीटर के परित घुमा रहे हैं तो आप देख सकते हो आकृति में 12 सेंटीमीटर क्या बन गया? इसकी ऊंचाई बन गई। और दूसरी लंबवत भुजा जो है, जो दूसरी अन्य लंबवत भुजा जो बच गई वो आधार की त्रिज्या बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे जो दूसरी लंबवत भुजा जो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा थी वो बच गई। अब वो क्या बन गई? वो इसकी आधार की त्रिज्या बन गई। अब कर्ण शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और जो कर्ण था वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बन गई। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? वो होता है v बराबर 1/3 गुणे पाई गुणे r की घात 2 गुणे h। और हमसे यही बोला गया है कि जो ठोस प्राप्त हुआ है, ठोस क्या प्राप्त हुआ? हमें शंकु प्राप्त हुई है, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो हम इस सूत्र की सहायता से उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो अब 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है, जिससे क्या बन गया? उससे बन गया एक शंकु। और त्रिभुज भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घूमता है। इस जानकारी से हम परिणामी शंकु के आयामों का पहचान कर सकते हैं। जब हमने उसे 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया तो शंकु की जो आयाम मिलेंगे हम उसका कैसे पहचान कर सकते हैं? अब शंकु की ऊंचाई क्या होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। जिसके परित हम उसे घुमा रहे हैं, जिसके परित हम त्रिभुज को घुमा रहे हैं, वही शंकु की ऊंचाई बनती है। और दूसरी अन्य लंबवत भुजा क्या बनती है? शंकु के आधार की त्रिज्या। तो यहाँ पे शंकु के आधार की त्रिज्या की लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई क्या बनती है? जो त्रिभुज का कर्ण था वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बनती है। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई हो गई L बराबर 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन। और शंकु के आयतन को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/3 गुणे पाई गुणे r की घात 2 गुणे h। अब यहाँ पे हमने r का मान रख दिया है 5 सेंटीमीटर, h का मान रख दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें आयतन मिलता है 1/3 गुणे पाई गुणे 25 गुणे 12 घन सेंटीमीटर, जो कि बराबर है 100 पाई घन सेंटीमीटर के। तो इस प्रकार जो हमें प्राप्त ठोस हुआ उसका आयतन हमें क्या मिला? 100 पाई घन सेंटीमीटर। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बोल रहा है कि यदि उपयुक्त प्रश्न 7 में त्रिभुज ABC को 5 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। मतलब अभी जो प्रश्न 7 था उसमें हमने त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया था। अब बोला जा रहा है कि उसकी जो अन्य दूसरी लंबवत भुजा थी, अब जब आप उसको
दूसरी लंबवत भुजा यानी कि 5 सेंटीमीटर भुजा के परिध घुमाओगे तो भी आपको एक ठोस प्राप्त होगा, वो ठोस भी शंकु का ही होगा। अभी बोला जा रहा है कि उस शंकु का आयतन आप ज्ञात कीजिए, और ये भी बोला जा रहा है कि 7 और 8 प्रश्न में हमें जो दोनों ठोस मिले हमें उनके आयतन का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। अब इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाया। अब पहले त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर भुजा के परिध घुमाने से बना शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इस आयतन का प्रश्न 7 में प्राप्त आयतन से अनुपात प्राप्त करेंगे, जो कि हमसे प्रश्न में बोला गया है करने को। जब एक समकोण त्रिभुज को किसी एक लंबवत भुजा के परिध घुमाते हैं तो हमें पता ही है कि वो कौन सी आकृति बनती है, वो एक लंबवृत्तीय शंकु बनती है, और जिसकी ऊंचाई जो होती है वो उस भुजा के बराबर हो जाती है जो भुजा के परिध हम समकोण त्रिभुज को घुमा रहे हैं। तो वह भुजा जिसके परिध त्रिभुज को घुमाया जाता है वो शंकु की ऊंचाई यानी कि h बन जाती है, और दूसरी लंबवत भुजा शंकु के आधार की त्रिज्या बन जाती है। और हमें पता ही है कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, वो 1/3 गुणे पाई गुणे r की घात 2 गुणे h। तो इन सारी चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। प्रश्न 7 में प्राप्त आयतन क्या था, 100 पाई घन सेंटीमीटर। ये भी हमें चाहिए क्योंकि हमें प्रश्न के अंत में इसका अनुपात ही तो लेना है। प्रश्न 7 और 8 में दोनों में प्राप्त आयतनों का अनुपात लेना है, तो इसलिए हमने प्रश्न 7 में जो आयतन प्राप्त हुआ था उसे भी यहाँ पे लिखा है, जो कि हमें प्राप्त हुआ था 100 पाई घन सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर भुजा के परिध घुमाने पर प्राप्त ठोस का आयतन अब हम ज्ञात करेंगे। अब एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ये थी समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो हमें प्रश्न 7 में दिया गया था। अब त्रिभुज को जब हम 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाएंगे तो इस प्रकार जो परिणामी शंकु होंगी उसके आयाम क्या क्या होंगे, शंकु की जो ऊंचाई होगी वो उस भुजा की लंबाई के समान ही होगी जिस भुजा के परिध हम घुमा रहे हैं त्रिभुज को, अर्थात शंकु की ऊंचाई जो होगी वो होगी h बराबर 5 सेंटीमीटर, और अन्य लंबवत भुजा जो होगी वो बनेगी शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि r बनेगी 12 सेंटीमीटर। अब हम इस शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं, और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 गुणे पाई गुणे r की घात 2 गुणे h, जिसे हम भी2 से व्यक्त कर रहे हैं। अब भी2 हमें क्या मिला, 1/3 गुणे पाई गुणे 12 सेंटीमीटर का घात 2 गुणे 5 सेंटीमीटर, जहाँ पे हमने r का मान 12 डाल दिया और h का मान 5 डाल दिया, जो कि अभी हमें पीछे प्राप्त हुआ था। और यहाँ से हमें आयतन प्राप्त होता है 1/3 गुणे पाई गुणे 144 गुणे 5 घन सेंटीमीटर, जो कि बराबर है पाई गुणे 48 गुणे 5 घन सेंटीमीटर के, और ये गुणनफल हमें देता है शंकु का आयतन बराबर 240 पाई घन सेंटीमीटर, जिसे हमने भी 2 से व्यक्त किया है। अतः 5 सेंटीमीटर भुजा के परिध घुमाने पर जो प्राप्त ठोस मिला हमें उसका आयतन हमें क्या मिला, 240 पाई घन सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, जो दो ठोस हमें आयतन प्राप्त हुए प्रश्न 7 में और प्रश्न 8 में, हमें उन दोनों आयतनों का अनुपात लेना है। अब प्रश्न 7 में जो प्राप्त आयतन था वो आयतन था 100 पाई घन सेंटीमीटर, और अभी वाले प्रश्न में जो हमें आयतन प्राप्त हुआ है वो हमें प्राप्त हुआ है 240 पाई घन सेंटीमीटर। अब हमने दोनों का अनुपात लिया, यह अनुपात क्या होगा, प्रश्न 7 से आयतन बटे प्रश्न 8 से आयतन, जो कि बराबर है 100 पाई बटे 240 पाई के, क्योंकि 100 पाई घन सेंटीमीटर हमें प्रश्न 7 में आयतन प्राप्त हुआ था और 240 पाई घन सेंटीमीटर हमें इस प्रश्न में अनुपात प्राप्त हुआ है। अब अंश और हर दोनों में ही पाई है तो दोनों ही कट जाएंगे और हमें अनुपात मिलेगा 100 बटे 240। अब भिन्न को उसके महत्तम समापवर्तक से अंश और हर दोनों को विभाजित करके हम सरल करेंगे, और इनका महत्तम समापवर्तक क्या है, 20 है। तो अंश और हर दोनों में ही हमने 20 से विभाजित कर दिया, तो हमें क्या मिलता है, अनुपात बराबर 5 बटे 12। तो इस तरीके से जो प्राप्त दोनों ठोस हुए उनके आयतनों का अनुपात हमें मिला 5 बटे 12। तो इस तरीके से हमने अनुपात भी प्राप्त कर लिया, अर्थात ये प्रश्न भी यहीं समाप्त हुआ।
अब अगले प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि गेहूं का एक ढेर एक शंकु के आकार का है, मतलब गेहूं का एक ढेर लगा हुआ है जो कि शंकु के आकार का है। बोला जा रहा है कि इसका व्यास 10.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब इसका व्यास दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, आपको आयतन निकालना है। और बोला जा रहा है कि ढेर को बारिश से बचाने के लिए एक तिरपाल से ढका जाना है, तो आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब हम उस ढेर को तिरपाल से ढकेंगे तो वो तिरपाल उसका वक्र हिस्सा ही ढकेगा, तो जो क्षेत्रफल होगा वो कौन सा क्षेत्रफल होगा, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे, फिर हम उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे शंकु की ढेर की आकृति दी गई है जिसका व्यास है 10.5 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर की। अब दिया गया जानकारी क्या है, ढेर का व्यास 10.5 मीटर, ऊंचाई h बराबर 3 मीटर। अब सबसे पहले हम उसकी त्रिज्या की गणना करेंगे क्योंकि हमें आयतन ज्ञात करना है और आयतन के लिए त्रिज्या चाहिए। तो हम सबसे पहले उसकी त्रिज्या की गणना करेंगे और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी यानी कि 10.5 की आधी जो कि होती है 5.25 मीटर। तो इस तरीके से हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली। अब हमें ढेर का आयतन ज्ञात करना है और ढेर के आयतन का सूत्र यानी कि जो आयतन होता है जिसे कि हम भी से दर्शा रहे हैं उसका सूत्र क्या होगा, 1/3 गुणे पाई गुणे r की घात 2 गुणे h। अब यहाँ पे हमने पाई का मान व्यवस्थित करा है 22/7, r का मान हमने व्यवस्थित किया है 5.25 और h का मान 3 मीटर, जो कि हमें h तो प्राप्त ही था और r हमने निकाला था। और यहाँ से हमें v बराबर होता मिलता है 1/3 गुणे 22/7 गुणे 5.25 गुणे 5.25 गुणे 3 घन मीटर, जहां हमने 5.25 की घात 2 को खोल दिया है। तो यहाँ से हमें v बराबर मिलता है 22/7 गुणे 5.25 गुणे 5.25 घन मीटर, जब हमने 3 से 3 को काट दिया। और यहाँ से फिर ये गुणनफल हमें देता है v बराबर 22 गुणे 0.75 गुणे 5.25 घन मीटर, जो कि बराबर है 86.625 घन मीटर के। यानी कि हमें आयतन प्राप्त हो गया गेहूं के ढेर का, जो कि हमें मिला है 86.625 घन मीटर। अब हम उस ढेर को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल जो आवश्यक है उस तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि जो तिरपाल है उससे हम शंकु का वक्र हिस्सा ढक रहे हैं, शंकु का ऊपरी हिस्सा ढक रहे हैं, सिर्फ उसका आधार नहीं ढक रहे हैं। इसीलिए जो तिरपाल का क्षेत्रफल होगा वो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो तिरपाल के क्षेत्रफल के लिए हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें L चाहिए, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई गुणे r गुणे L। तो इसीलिए हमें L ज्ञात करना होगा। अब L, H और R के बीच का ये संबंध हम इस्तेमाल करेंगे जो कहता है कि L जो होता है वो बराबर होता है r की घात 2 का योग h की घात 2 के साथ और इनका वर्गमूल। अब हमने r और h का मान यहाँ पे व्यवस्थित किया है। r का मान हमने रखा है 5.25 मीटर और h का मान हमने रख दिया है 3 मीटर। तो अब 5.25 की घात 2 जो होती है वो होती है 27.5625 और 3 की घात 2 होती है 9 और इनका योग हमें देता है L बराबर 36.5625 का वर्गमूल, जो कि लगभग बराबर है 6.05 मीटर के। तो इसलिए हमें जो तिर्यक ऊंचाई है वो लगभग मिली है 6.05 मीटर। अब हम शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिसका सूत्र होता है पाई गुणे r गुणे L। अब यहाँ पे हमने r व्यवस्थित करा है 5.25 मीटर और L जो भी हमने प्राप्त किया था यानी कि 6.05 मीटर। तो यहाँ से हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर मिलता है 22 गुणे 0.75 गुणे 6.05 वर्ग मीटर, जो कि बराबर है 16.5 गुणे 6.05 वर्ग मीटर के। और इनका गुणनफल हमें देता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 99.825 वर्ग मीटर। तो इसलिए जो आवश्यक तिरपाल है उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया 99.825 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से यह प्रश्न भी समाप्त हो गया। तो अब हम देखेंगे कि गोले के आयतन के बारे में। तो गोला का आयतन क्या होता है उसे हम समझेंगे। अब आयतन क्या होता है, कोई भी स्थान किसी वस्तु द्वारा जो स्थान
त्रिआयामी में घेरी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उसका आयतन कहते हैं। तो अब हम गोले का आयतन क्या होता है वो देखते हैं। तो अब इसे मापते कैसे हैं, उसे हम एक गतिविधि के द्वारा देखते हैं। उस गतिविधि के लिए ये 3 आकृतियां दी गई है। अब इसमें क्या है कि पानी से लबालब भरा एक बर्तन लें जिसे एक बड़े कुंड में रखा गया है। मतलब आपने पहले एक बर्तन लिया है जो कि पूरे तरीके से पानी से भरा हुआ है, जो कि ये ए वाली आकृति है। इस बर्तन को आपने पूरी तरीके से पानी से भर के लिया है। फिर इसे आपने एक बड़े बर्तन में, बड़े गोलाकार बर्तन में आपने इस पानी से लबालब भरे हुए बर्तन को रख दिया है, जो कि आपको आकृति बी में दिख रही होगी। यहाँ पे ये जो पानी से भरा हुआ बर्तन है उसे आपने एक दूसरे बर्तन में रखा है। अब क्या करना है, आप सावधानी से एक गोला बर्तन के अंदर डालें। अब आपने वो जो गोला बर्तन के अंदर डाला हुआ है उस प्रकार आपको एक गोला बर्तन के अंदर डालना है। अब जब गोला को हम बर्तन के अंदर डालेंगे तो कुछ पानी निकल के बर्तन में जाएगा। अब जो पानी छलक कर कुंड में आता है वो गोले के आयतन के बराबर होता है, क्योंकि वो जो पानी जो निकल कर बाहर आया वो उस गोले के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि वो पानी कितना होगा, जितना स्थान उस गोले द्वारा घेरा गया है उस स्थान का पानी ही तो निकल कर बाहर आया है, और कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है वही तो उसका आयतन होती है। तो जो पानी छलक कर बाहर आया है वही गोले के आयतन के बराबर होगा। तो इस छलके हुए पानी को मापने के लिए हम एक सिलेंडर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आपको सी में देख सकते हो, यहाँ पे एक मापक सिलेंडर है। अब हम इस मापक सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे इस पानी को मापने के लिए। और जब आप इस पानी को मापेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके जो आयतन का सूत्र है वो 4/3 गुणे पाई गुणे r का घात 3 का उपयोग करके गणना किए गए मान के लगभग बराबर होगा, जहां r गोले की त्रिज्या है। तो जब इस पानी को आप माप करोगे तो वो जो भी पानी का माप जितना भी आएगा उसे हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। ये सूत्र उस पानी का बराबर बराबर हमें माप देती है। ये सूत्र क्या है, 4/3 गुणे पाई गुणे r की घात 3, जहां पे r क्या है, r उस गोले की त्रिज्या है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, यह प्रयोग विभिन्न आकारों के गोले के साथ दोहराया गया। तो आप इसे एक बार नहीं से आप बार बार करके देखो और बार बार आपको यही प्राप्त होगा कि गोले का आयतन हमेशा 4/3 गुणे पाई को उसकी त्रिज्या के घन से गुना करके प्राप्त होता है। कि वो जो पानी जो हमें प्राप्त हुआ, वो जो पानी हमें जितना प्राप्त होगा वो हमेशा इस वाले सूत्र से हमें प्राप्त हो जाएगा, 4/3 गुणे पाई गुणे उसकी त्रिज्या का घन। तो यहाँ से हमें गोले के आयतन का सूत्र प्राप्त होता है। वो क्या है, वो हमें सूत्र प्राप्त होता है 4/3 गुणे पाई गुणे r की घात 3 के बराबर, जहां r क्या है, r गोले की त्रिज्या है। अब हम देखते हैं गोलार्ध का आयतन यानी कि अर्धगोलक का आयतन। अब गोलार्ध क्या है, एक गोलार्ध केवल एक गोले का आधा है। मतलब जब किसी ठोस गोले को बीच से हम काट देते हैं तो उसके जो दोनों आधे आधे हिस्से होते हैं उन्हें गोलार्ध या फिर अर्धगोलक कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि गोले का जो आधा हिस्सा होता है वही होता है गोलार्ध या फिर अर्धगोलक। तो गोलार्ध के आयतन का सूत्र क्या होगा, गोलक के आयतन का आधा होगा गोलार्ध। जो पूरा स्थान एक गोलक घेर रहा था उसका आधा स्थान ही तो एक अर्धगोलक घेरेगा। तो इसलिए गोलार्ध के आयतन का सूत्र क्या होगा, उसका गोले के आयतन का आधा, यानी कि 4/3 गुणे पाई गुणे r की घात 3 का आधा, जो हमें देता है गोलार्ध का आयतन बराबर 2/3 गुणे पाई गुणे r की घात 3, जहां पे r जो है वो गोलार्ध की त्रिज्या है। अब इस उदाहरण से हम आयतन के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि इन सूत्रों को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इस उदाहरण में बोला जा रहा है कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 11.2 सेंटीमीटर। तो मतलब हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है और उसकी त्रिज्या हमें दे दी गई है। अब हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो दी गई जानकारी क्या है, त्रिज्या दी गई है गोले की 11.2 सेंटीमीटर और गोले का आयतन का सूत्र जो हम देख चुके हैं वो कितना था, वो था 4/3 गुणे पाई गुणे r की घात 3। यहाँ पे हमने पाई का मान 22/7 व्यवस्थित किया सूत्र में और r का मान, दी गई त्रिज्या का मान 11.2 सेंटीमीटर।
और यहाँ पे हमने क्या किया, 11.2 सेंटीमीटर की घात 3 को खोल दिया है। और जब हम इन चीजों का गुणनफल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है आयतन बराबर 5887.32 घन सेंटीमीटर के लगभग। तो हमें जो आयतन प्राप्त हुआ गोले का, वो हमें प्राप्त हुआ 5887.32 घन सेंटीमीटर। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण में आपको बोला जा रहा है कि एक गोला धातु का एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है। यदि धातु का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तो गोले का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मतलब एक गोला है जो धातु से बना हुआ है और उसकी त्रिज्या दी गई है आपको 4.9 सेंटीमीटर और बोला गया है कि जो धातु है उसका घनत्व है 7.8 ग्राम पर प्रति घन सेंटीमीटर और आपसे गोले का द्रव्यमान पूछा गया है। अब गोले के द्रव्यमान के लिए हमें क्या चाहिए? गोले के द्रव्यमान के लिए हमें उसका आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान हमें कैसे प्राप्त होता है? जब हम घनत्व को आयतन से गुणा करते हैं तो हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले इसमें गोले का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो दी गई जानकारियां क्या है? धात्विक गोले की त्रिज्या दी गई है 4.9 सेंटीमीटर और उसका घनत्व दिया गया है 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम आयतन ज्ञात कर रहे हैं। अब आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 गुने पाई गुने r की घात 3। एक गोले का आयतन तो यही होता है। अब हम यहाँ पे जो हमें दी गई मान है उसे व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ से हमें आयतन मिलता है 4/3 गुने 22/7 गुने 4.9 सेंटीमीटर की घात 3। यहाँ पे हमने r का मान रख दिया है 4.9 के बराबर और पाई का मान हमने 22/7 का इस्तेमाल किया है। यहाँ हमने 4.9 की घात 3 को खोल दिया है और ये गुणनफल हमें देता है आयतन बराबर 493.0033 घन सेंटीमीटर। जब हम इसे पूर्णांकित करते हैं तो हमें आयतन लगभग 493 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब हमने आयतन ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या चाहिए? हमें शॉर्टपुट का द्रव्यमान चाहिए। वो जो हमें गोल धातु थी, हमें उस धातु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब हम उस शॉर्टपुट गोलक का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान हमें कैसे प्राप्त होता है? जब हम आयतन को घनत्व से गुणा करते हैं तो हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। और आयतन हमने निकाला था वो थी 493 घन सेंटीमीटर और घनत्व दिया है 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब यहाँ घन सेंटीमीटर कट जाएंगे तो हमें द्रव्यमान प्राप्त होगा 3845.4 ग्राम। अब हम इस ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हैं। अब किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा? 1000 से विभाजित करना होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो द्रव्यमान को किलोग्राम में बदलने के लिए हमने 1000 से विभाजित किया है और यहाँ से हमें जो द्रव्यमान प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है 3.8454 किलोग्राम। तो यहाँ से हमें द्रव्यमान प्राप्त हो गया 3.8454 किलोग्राम। जब हम इसे 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करते हैं तो द्रव्यमान लगभग प्राप्त हो जाता है 3.85 किलोग्राम। तो जो शॉर्टपुट गेंद था उसका द्रव्यमान, जो गोले की आकृति में था शॉर्टपुट, उसका द्रव्यमान हमें लगभग 3.85 किलोग्राम प्राप्त हो गया। अब हम आगे देखते हैं। आगे इस उदाहरण में आपको बोला जा रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अब बोला जा रहा है कि इसमें कितना पानी का आयतन होगा। मतलब हमसे सीधे सीधे अर्धगोलाकार कटोरे की आयतन पूछा जा रहा है जब हमें त्रिज्या दे दी गई है। तो दी गई जानकारी क्या है? अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और हमसे उसका आयतन पूछा गया है। अब आयतन का सूत्र क्या होता है? वो होता है एक अर्धगोले के लिए जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 2/3 गुने पाई गुने r की घात 3। अब यहाँ पे हमने पाई का मान और r का मान व्यवस्थित किया। पाई का मान हमने 22/7 रखा है और r का मान हमने 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने 3.5 सेंटीमीटर की घात 3 को खोल दिया है, जो हमें देता है थोड़ा गुणनफल करने पे आयतन बराबर 44/21 गुणे 42.875 घन सेंटीमीटर, जो कि बराबर है, जब हम इस गुणनफल
को करेंगे तो हमें मिलेगा आयतन बराबर 89.833 घन सेंटीमीटर। जब हम इसे एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करेंगे तो लगभग हमें मिलेगा 89.8 घन सेंटीमीटर। तो कटोरे में जो रखा जा सकने वाला पानी है उसका आयतन क्या होगा? उसका आयतन लगभग 89.8 घन सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से ये वाला उदाहरण भी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको आज जितने उदाहरण और जितने प्रश्न कराए गए हैं वो आपको समझ आया होगा। तो धन्यवाद आज की कक्षा के लिए, बस इतना ही। अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं।